गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है राइट टू डाई विद डिग्निटी। ये टॉपिक आपके पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, सोशल इश्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ने गाइडलाइंस जो है ड्राफ्ट गाइडलाइंस रिलीज़ कर दी हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के 2018 और 23 के ऑर्डर्स जो हैं राइट टू डाई विद डिग्निटी को जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगी। तो ये गाइडलाइन जो है स्टेट गवर्नमेंट्स और हॉस्पिटल्स को जो है वो दी गई हैं ताकि वो विड्रॉ कर सके लाइफ सपोर्ट टर्मिनली इल पेशेंट्स के लिए। ठीक है, तो अब हम समझें अगर हम लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट को विड्रॉ करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि आप मेडिकल इंटरवेंशंस जैसे वेंटिलेटर्स या फिर फीडिंग ट्यूब्स को ख़त्म कर रहे हो, रोक रहे हो। और ये ट्रीटमेंट इसलिए की जाती हैं ताकि जो ये ट्रीटमेंट्स हैं अदरवाइज़ ये टेम्परेरीली एसेंशियल बॉडी फंक्शंस को जो है वो कॉम्प्लीमेंट करती हैं। और अगर इसको डिसकंटिन्यू कर देते हो आप, तो आप जो नेचुरल प्रोग्रेशन जो है वो इलनेस की उसको आप अलाउ करते हो और वो जो है उसको आप मतलब एक तरह से मरने के लिए अलाउ कर देते हो। तो अब राइट टू रिफ्यूज़ मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो ऑलरेडी कॉमन लॉ में इस्टेब्लिश है और इसको रिकॉग्नाइज भी किया गया है एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। तो ये राइट अलाउ करता है पेशेंट्स को कि वो रिफ्यूज़ कर सके लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट्स को, और जो है चाहे उस रिफ्यूज़ल से उनकी डेथ भी हो जाए। ठीक है, तो प्रोसेस क्या होता है विथ होल्ड या फिर विड्रॉ करने का लाइफ सपोर्ट। तो अगर पेशेंट डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में है तो वो खुद भी मना कर सकता है। अगर पेशेंट जो है उसने लिविंग विल बनाई है, मतलब उसने खुद बताया हुआ है पहले ही कि अगर कभी फ्यूचर में ऐसा हो कि मैं ऐसी सिचुएशन में चले जाऊँ कि मतलब जो है वो वेजिटेटिव स्टेट हो मेरी, लेकिन जो है मैं ऐसे कोमा में चला जाऊँ या जो है यहाँ से वापस आना मुश्किल है, तो आप जो है और मैं अपनी एबिलिटी टू डिसाइड जो है वो लूज़ कर दूँ, तो आप जो है मुझे मरने देना। ठीक है, कई बार क्या होता है जिनकी लिविंग विल नहीं होती है, तो जो ट्रीटिंग फिजिशियन होता है वो भी जो है उसको भी लगता है अगर कि कोई रीज़नेबल चांस ऑफ रिकवरी नहीं बचा है और जो है अगर हम उसको बचाएंगे और ज़्यादा तो उससे सिर्फ उसकी डाइंग जो है वो प्रोलॉन्ग होगी। उस केस में भी जो है वो ये डिसीजन लिया जा सकता है। ठीक है, तो अब यूथनेशिया कहते हैं इसे हम, जिसको मर्सी किलिंग भी कहते हैं। तो यूथनेशिया में क्या होता है, इंटेंशनली आप किसी टर्मिनली इल पेशेंट को जो है वो आप मार देते हो, जो कि ताकि उसकी सफरिंग को आप रोक सको। लेकिन इंडिया में एक्टिव यूथनेशिया अलाउड नहीं है, इंडिया में पैसिव यूथनेशिया अलाउड है। मतलब आप जो है सिर्फ उसकी जो है लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट को रोक रहे हो, मतलब कि आप उसको जो है वो ट्रीटमेंट देना रोक रहे हो अगर वो ऐसी सिचुएशन में चला जाता है, ताकि वो ऑटोमेटिकली जो है वो डिग्निटी के साथ वो मर सके। ठीक है, तो विड्रॉ करना जो लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट्स हैं उसमें आप जो है वो डू नॉट अटैम्प्ट रिसस्टिकेशन ऑर्डर्स भी दे सकते हो। जैसे कि कई बार क्या होता है कि फिजिशियन या डॉक्टर जो है वो फैमिली के साथ या पेशेंट के साथ कंसल्ट करके जो है वो मतलब क्या करते हैं कि समझ लो कई बार सिचुएशंस में क्या होता है कि जो है एंड में कुछ ऐसे सिचुएशंस आती हैं जैसे कुछ हार्ट अटैक या फिर कार्डियक अरेस्ट आने लगता है, तो उसमें आप उसको रिसस्टिकेट नहीं करोगे कि वो उसको बचाया जा सके। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली तो डेथ ही होनी है उस पर्सन की। तो अगर आप लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करने से रोकते हो तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उस पेशेंट को अबैंडन कर रहे हो, बल्कि आप ये रिकग्नाइज़ कर रहे हो कि इसको बचाना जो है वो फ्यूटाइल है, और अगर उसको हम बचाएंगे तो उसकी सफरिंग और बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, तो जो है लिविंग विल का कंसेप्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में गाइडलाइंस बताई और बताया कि लिविंग विल्स क्रिएट की जा सकती हैं, इन गाइडलाइंस को 2023 में सिंप्लीफाई किया गया। अगर इसको लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट बनना है तो इसको एक एग्जीक्यूटर, दो विटनेसेस और एक नोटरी या गजेटेड ऑफिसर द्वारा अटेस्ट हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो मेडिकल प्रोसीजर जो है वो गाइडलाइन अगर हम देखें गाइडलाइंस जो हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने राइट्स एंड ड्यूटीज़ दोनों बताई हैं डॉक्टर्स और पेशेंट्स की, ताकि इंश्योर किया जा सके इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट असेसमेंट और कंसेंट फ्रॉम फैमिली या फिर सरोगेट डिसीजन मेकर्स। तो पहले होगा क्या, पहला एक प्राइमरी मेडिकल बोर्ड होगा जो डॉक्टर ट्रीट कर रहा है, और दो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स जिनके पास मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस है वो इस पर डिसीजन लेंगे। फिर उसके बाद सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड पर वो जाएगा जिसमें एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और दो एक्सपीरियंस सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होंगे जो कि डिफरेंट होंगे प्राइमरी बोर्ड से। वो इस फैसले को जो है वो कंसीडर करेंगे।
उसके बाद जो पेशेंट ने रिप्रेजेंटेटिव्स नॉमिनेट किए हैं एडवांस डायरेक्टिव देकर कि हाँ अगर मेरे बिहाफ पर ये लोग फैसला लेंगे, तो उनसे भी कंसेंट लिया जाता है। उसके बाद लोकल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है उसको डिसीजन जो है वो नोटिफाई करने को कहा जाता है। तभी जो है ये डिसीजन लिया जा सकता है कि किसी को आप हम जो है मरने देना चाहते हो या नहीं। तो एक तरह से ये बहुत ही शेयर्ड डिसीजन मेकिंग होती है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मुद्रा लोन। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने लोन लिमिट जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में उसे 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया है, तरुण प्लस कैटेगरी जो है लॉन्च करके। तो मुद्रा योजना क्या है, 2015 में लॉन्च की गई थी। 10 लाख रुपए तक का लोन देती है नॉन कॉरपोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस को। तो बेसिकली जो नॉन कॉरपोरेट स्मॉल बिजनेस सेक्टर है उनको बैंक्स या एनबीएफसीज या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस द्वारा फाइनेंस देना है ना। तो कोई भी इंडियन सिटीजन जिनके पास एक बिजनेस प्लान है नॉन फार्म इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी करने में, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, ट्रेडिंग या सर्विस सेक्टर में, उनको जो है ये जो है प्लान या फिर उनको जो है ये वो एलिजिबल होंगे इसके लिए, इस लोन के लिए। तो बेनिफिट्स क्या हैं इसके स्कीम के? बेनिफिट्स ये हैं कि कुछ भी फर्निश नहीं करना पड़ता, किसी भी फॉर्म ऑफ कोलैटरल कोई नहीं देना पड़ता लोन लेते हुए। लोन इजीली अवेलेबल होता है एंटरप्रेन्योर्स को जो माइक्रो साइज एंटरप्राइजेस जो है वो सेटअप करना चाह रहे हैं इंडिया में किसी भी जगह पर। और अगर वो लोन में लीगली डिफ़ॉल्ट कर देते हैं तो गवर्नमेंट जो है उनके लोन को रीपे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। और विमेन एंटरप्रेन्योर्स को कुछ ज़्यादा कंसेशनल बेनिफिट्स मिलते हैं। और रीपेमेंट के जो है वो शॉर्टर पीरियड में भी जो है ऑप्शंस दिए जाते हैं, और उसको एक्सटेंड करके 7 साल भी किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम देखें 66.8 मिलियन लोन्स जो है वो अभी तक सेंक्शन किए जा चुके हैं। और जो एनपीए है मुद्रा योजना के अंडर, वो डिक्रीज़ होकर 3.4% तक जो है वो पहुंच चुके हैं, जो पहले 4.77% थे। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पैंडमिक फंड प्रोजेक्ट। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो G20 का पैंडमिक फंड जो है उसे इम्प्लीमेंट करेगी, जो कि एनहेंस करना चाहता है कंट्री की एनिमल हेल्थ सिक्योरिटी को। तो यूनियन गवर्नमेंट ने $25 मिलियन का G20 पैंडमिक फंड लॉन्च किया था एनिमल हेल्थ सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए, और जूनोटिक डिसीजेज जो कि एनिमल्स से ह्यूमंस में आती हैं उन्हें रोकने के लिए। तो ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, एफएओ के साथ मिलकर किया गया है, और ये फुली यूटिलाइज हो जाएगा 2026 अगस्त तक। तो इस फंड के थ्रू डिसीज सर्वेलेंस करना, लेबॉरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन करना, ये सब किया जाएगा। और जो फोकस है वो ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम्स को इम्प्रूव करना और डिज़ास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स को एनहेंस करना, इसके ऊपर किया जा रहा है। तो G20 पैंडमिक फंड है क्या? एक फाइनेंशियल इनिशिएटिव है जो G20 कंट्रीज़ ने इनिशिएट किया, और इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हेल्थ केयर सिस्टम्स को वर्ल्ड वाइड जो है वो स्ट्रेंथन करना, ताकि प्रिवेंशन, डिटेक्शन और रिस्पॉन्ड किया जा सके तेज़ी से पेंडेमिक्स को, और उन जूनोटिक डिसीज़ पर फोकस किया जा सके जो ह्यूमन हेल्थ को ख़तरा कर सकती हैं। एसेंशियल रिसोर्सेज और सपोर्ट देना उन वल्नरेबल रीजन्स को जहाँ पर वीकर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये वर्ल्ड बैंक जो है वो इस फंड को ओवरसी करता है जब ये और इसको जो है कोलैबोरेट करता है इसके लिए WHO, FAO और अदर रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स के साथ। इसको इनिशियली लॉन्च किया गया था $1.4 बिलियन के साथ, और फंड जो है ये मोबिलाइज करता है ग्रांट और लो इंटरेस्ट लोन्स एलिजिबल कंट्रीज़ के लिए। ठीक है, तो जूनोटिक डिसीज़ क्या होती हैं? वो इन्फेक्शंस जो कि ट्रांसमिट होती हैं एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच में, और ये डिसीज़ जो है वो कई तरह के पैथोजन से रिजल्ट हो सकती हैं, जैसे वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स और फंगी। ओके, अब ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स क्या है? ये कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट और बेंचमार्किंग टूल है जो कि इवेल्युएट करता है प्रिपरेडनेस और कैपेबिलिटीज़ कंट्रीज़ की, कि किस तरह से वो प्रिवेंट, डिटेक्ट या रिस्पॉन्ड कर सकते हैं ग्लोबल हेल्थ थ्रेट्स को। 2019 में इसको न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव द्वारा लॉन्च किया गया था, जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी और इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के साथ मिलकर। तो ये एक तरह से 0 से 100 का स्कोर है, जो कि हायर स्कोर्स जब दिया जाता है तो मतलब अच्छी प्रिपरेडनेस है उस कंट्री की। तो 6 कैटेगरीज जो हैं उसके बेसिस पर जो है ये इंडेक्स बनाया जाता है, कंट्री की रैंकिंग दी जाती है। प्रिवेंशन, डिटेक्शन, रिपोर्टिंग, रैपिड रिस्पॉन्स, हेल्थ सिस्टम, कंप्लायंस, रिस्क एनवायरनमेंट, इसके बेसिस पर जो है वो ये रैंकिंग की जाती है।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं भू आधार। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के पोर्टल पर डेटा अवेलेबल है, लगभग 30% जो रूरल लैंड पार्सल्स हैं कंट्री के, उनको यूलपिन जो है या फिर यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन, जिसको भू आधार कहते हैं, वो ऑलरेडी दिया जा चुका है। तो ये भू आधार है क्या? 2021 में ये स्कीम लॉन्च की गई डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंडर। और इसका मोटिव ये है कि स्ट्रीमलाइन किया जा सके, यूनिफॉर्मिटी लाई जा सके स्टेट्स के द्वारा, ताकि जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लैंड पार्सल्स को एलोकेट किया जा सके। और ये नंबर कैसे जनरेट किया जाता है लैंड पार्सल पे? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से। ठीक है। तो 14 डिजिट का ये अल्फ़ा न्यूमेरिक आइडेंटिटी कोड होता है। चाहे आप उस लैंड को कितना भी बेच लो, सब डिवाइड कर लो, किसी तरह से भी, और चेंज कर लो उसको, लेकिन यूल पिन जो होगा वो सेम ही रहेगा उस पर्टिकुलर जोग्राफिक बाउंड्री का। तो एक यूनिक आईडी जब दे दिया जाता है एक यूनिक जो है लैंड को, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन और रिट्रीवल ऑफ रिकॉर्ड्स बहुत आसान हो जाते हैं। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सेंटर फॉर जनरेटिव एआई। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया एआई और मेटा ने अनाउंस किया है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंटर फॉर जनरेटिव एआई श्रीजन एट आईआईटी जोधपुर पर। तो ये सेंटर फॉर जनरेटिव एआई जो है एम्पावर करेगा नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एआई इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स को। और रिसर्च जो है इसके अंदर जो की जाएगी वो शेयर की जाएगी स्टूडेंट्स के साथ एआईसीटीई के द्वारा। तो ये मास्टर ट्रेनिंग एक्टिवेशन वर्कशॉप्स भी करेगा कॉलेजेस और डेटा लैब्स और आईआईटीआईज के साथ। स्टूडेंट लेड स्टार्टअप्स को क्रिएट करने में हेल्प करेगा, जो कि ओपन सोर्स एलएलएम्स में काम कर रहे हैं। 1 लाख यूथ डेवलपर्स और एंटरप्रेन्योर्स जो है उनको एआई स्किल्स में ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स जो है वो नर्चर किया जाएगा। और की एरियाज़ जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट मोबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, फाइनेंशियल एंड सोशल इंक्लूजन, इसके अंदर जो है वो उनको फ्यूचर रेडी किया जाएगा। ठीक है। तो मेटा ने कमिट किया है कि 750 लाख एज डोनेशन ओवर पीरियड ऑफ 3 ईयर्स जो है वो उसमें देंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ये टॉपिक आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है वो रिवाइव और रीलॉन्च करने वाला है नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स, और वो फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस बॉडी जो है वो बनाना चाह रहा है इसको, ताकि एंशंट टेक्स्ट को इंडिया में प्रिजर्व किया जा सके। अभी जो ये एनएमएम है ये इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स का ही पार्ट है, लेकिन इसको न्यू बॉडी जो बनाया जाएगा, कहा जा रहा है नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट्स अथॉरिटी, ये एक ऑटोनोमस एंटिटी होगी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर के अंडर। तो 2003 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर के अंडर, ताकि डॉक्यूमेंट कंजर्व या डिसमिनेट किया जा सके नॉलेज जो कि हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स में प्रिजर्व्ड है। तो जो हमारे वास्ट मैन्यूस्क्रिप्ट वेल्थ ऑफ इंडिया है उसको अनर्थ करके प्रिजर्व करना, ये उसका यूनिक मैंडेट था। इंडिया में लगभग 10 मिलियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स अवेलेबल हैं, और 75% जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो संस्कृत में है, 25% बाकी की रीजनल लैंग्वेजेस में है। तो इस जो है एनएमएम का ऑब्जेक्टिव ये था कि लोकेट किया जाए उन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को, डॉक्यूमेंट किया जाए हर एक मैन्यूस्क्रिप्ट को, कंजर्व किया जाए, ट्रेन किया जाए नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्कॉलर्स को जो मैन्यूस्क्रिप्ट स्टडीज़ में, फिर डिजिटाइज किया जाए उसे। ठीक है। और एक्सेस जो है मैन्यूस्क्रिप्ट्स का वो पब्लिकेशन के थ्रू जो है वो एक्सेस बढ़ाया जाए। तो मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती हैं? हैंड रिटन कॉम्पोजिशन जो पेपर, बार्क, क्लोथ या किसी भी अदर मटेरियल पर हो सकती हैं, लेकिन कम से कम 750 साल पुरानी होनी चाहिए। आई एम सॉरी, 75 साल पुरानी होनी चाहिए कम से कम। और मैन्यूस्क्रिप्ट जो होती हैं वो कई तरह की लैंग्वेजेस और स्क्रिप्ट में हमें पाई गई हैं, और इनका जो कंटेंट है वो उसमें कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेमलिन मायोपैथी। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली सीजीआई जो है उन्होंने एक नेशनल कंसल्टेशन ऑन चिल्ड्रंस राइट पर नेमलिन मायोपैथी के बारे में बात करी है, जो कि एक जेनेटिक कंडीशन है उनकी फॉस्टर डॉटर्स को भी जो है वो जो उससे पीड़ित हैं। तो नेमलिन मायोपैथी क्या है? एक रेयर जेनेटिक मसल डिसऑर्डर जिसमें कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं मसल फाइबर्स में, जिसकी वजह से मोबिलिटी और फंक्शनैलिटी जो है वो अफेक्ट होती है। तो ये एक रेयर कंजेनिटल डिसऑर्डर है जिससे कि स्केलेटल मसल्स वीक हो जाती हैं, और ये होती है कंडीशन एक्चुअली हेरिडिटरी, और ये जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से हो जाती है, जिससे कि मसल प्रोटीन्स इम्पैक्ट होते हैं। तो 1 in 50,000 बर्थ्स को ये अफेक्ट करती है, और ये डिसऑर्डर बहुत सिवियर हो सकता है।
ranging from mild cases with minimal impact on daily life to most severe forms. ठीक है, तो मसल वीकनेस जो है वो फेस, नेक और ट्रंक में हो सकती है इसकी वजह से, और अभी तक इसका जो है वो कोई क्योर नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कदार ट्राइब. ये टॉपिक भी सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है. तो कदार ट्राइब जो है वजाचल केरला की, उन्होंने एक्टिव रिस्टोरेशन शुरू की है नेचुरल फॉरेस्ट की, जो कि अदरवाइज डिग्रेड हो रहे थे इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ द्वारा. तो कदार ट्राइब एक इंडिजिनस कम्युनिटी है जो प्राइमरीली रिजाइड करती है सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में. प्रेडोमिनेंटली ये केरला और तमिलनाडु में ये पाई जाती है. पीवीटीजी इनको स्टेटस मिला हुआ है. एक तरह से ये द्रविडियन लैंग्वेज जो है ये काइंड ऑफ बोलते हैं, जो कि तमिल और मलयालम से इन्फ्लुएंस्ड है. ट्रेडिशनली ये एक नोमैडिक ग्रुप थे. ये हंटर गैदरर लाइफस्टाइल के लिए फेमस हैं. ये हनी, फ्रूट्स, ट्यूबर्स, मेडिसिनल प्लांट्स की गैदरिंग के लिए जो है वो बहुत फेमस हैं, और ट्रेडिशनल मेडिसिनल नॉलेज इनके पास है. ठीक है, तो ये बिलीव करते हैं कि एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है उनका नेचर के साथ, क्योंकि ये को एग्जिस्टेंस ऑफ कदार और काड़ू, काड़ू क्या है, फॉरेस्ट, उसमें एग्जिस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं उसमें. तो कदार कम्युनिटी जो है वो एक सिंपल सोशल स्ट्रक्चर में को फॉलो करती है, जिसमें कि एक्सटेंडेड फैमिलीज़ के अराउंड ऑर्गेनाइज होता है. इनकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 2000 लोगों की है इन अर्ली 21st सेंचुरी, और ये जंगल स्पिरिट्स को भी वर्शिप करते हैं. नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ट्रिटन आइलैंड. ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है. तो रीसेंट सैटेलाइट इमेजरी दिखा रही है कि सिग्निफिकेंट मिलिट्री बिल्डअप शुरू हो चुका है ट्रिटन आइलैंड पर, जो कि क्लोजेस्ट लैंड मास है डिस्प्यूटेड पार्सल्स आर्कीपेलागो पर, जो कि वियतनाम के पास है. ठीक है, तो ट्रिटन आइलैंड क्या है, ये पार्सल आइलैंड चेन का ही पार्ट है जो साउथ चाइना सी में लोकेटेड है. और इस आइलैंड को, पार्सल आइलैंड को, कई कंट्रीज़ क्लेम करती हैं, जैसे चाइना, वियतनाम और ताइवान. ट्रिटन आइलैंड जो है वो अनइनहेबिटेड है, लेकिन एक स्ट्रेटजिक रोल प्ले करता है क्योंकि इसकी लोकेशन इतनी अच्छी है साउथ चाइना सी में. ठीक है, और साउथ चाइना सी क्या है, ये आर्म है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन की, और बॉर्डर करती है साउथ ईस्ट एशियन मेनलैंड को. बॉर्डर्ड बाय चाइना, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनाई और वियतनाम है ये. साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी मिलकर चाइना सी बनाते हैं. जो दो मेजर आर्किपेलागो हैं साउथ चाइना सी में, वो हैं पार्सल आइलैंड और स्प्रेटली आइलैंड. ओके, वेदर यहाँ पर ट्रॉपिकल रहता है और लार्जली मानसून्स द्वारा कंट्रोल किया जाता है. सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is right to die with dignity. This topic is important for your social issues. So Ministry of Health and Family Welfare has released draft guidelines to implement the Supreme Court's order of 2018 and 23 on the right to die with dignity. So these guidelines provide a framework for state governments and hospitals to withdraw life support for terminally ill patients. So let's understand what is the meaning of withholding or withdrawing life sustaining treatment. So it basically involves ending medical interventions like ventilators and feeding tubes when they are no longer improving the patient's condition or merely extending their suffering. So these treatments temporarily replace essential body functions, but they are discontinued to allow natural progression of the illness. Okay, so the right to refuse medical treatment has long been upheld in common law, and it is recognized as a fundamental right under Article 21. This right also allows patients to refuse life sustaining treatments even if refusal may lead to death. Okay, so what is the process of withholding or withdrawing the life support? Sometimes the patient if he has the decision making capacity, they can refuse the treatment themselves, and otherwise a patient may have his own living will so as to guide the future medical care in case they lose the ability to decide. So, in cases where the patient cannot make decisions or lacks a living will, then the treating physician can recommend withholding or withdrawing treatment if there is no reasonable chance of recovery. Okay, and the further intervention would only prolong the dying. So, this is basically euthanasia, which involves the intentional ending or terminally ill patient by a doctor to relieve suffering. So this is active euthanasia. In active euthanasia, you deliberately give a certain form of injection or medicine so that the person dies and his suffering can be ended. Okay, but in India, only passive euthanasia is allowed. If you cannot just uh, kill a patient,
if he is suffering from a disease. In passive euthanasia, you can just withdraw the life-sustaining treatment or withhold the, uh, let's say, ventilator support or other things, so that the person can be allowed to die with dignity. Okay. So withdrawal of life-sustaining treatments includes do not attempt resuscitation orders as well, like in case of terminally ill patient. The cardiac arrests are very common. Okay, so in that case, you do not resuscitate the patient in case of cardiac arrest, and you allow the patient to die naturally. Okay, so choosing to not to continue with the life-sustaining treatment is not about abandoning the patient. You're not abandoning him. You are just recognizing the fact that even if we make certain interventions to save this person, it will only prolong the suffering. It will continue. The patient will continue to suffer, and ultimately the end is near. So discharging patients against medical advice is not can be not be compared with this passive euthanasia. So what is living will? So it is basically to support the right to die with dignity. Supreme Court established these guidelines in 2018 and 23, and a living will allows anyone with 18 or older age to outline their medical care preferences in case they lose the decision making capacity. So this has to be a legally binding document which has to be signed before an executor, two witnesses, and attested by a notary or gazetted officer. Only after that it becomes a valid document. So what is the medical procedure for withholding or withdrawing the life sustaining treatment? So the Supreme Court has given these guidelines which emphasize the rights and duties of both doctors and patients, and ensuring independent expert assessment and consent from family for or surrogate decision makers. So it consists of a primary medical board, which consists of a treating doctor and two subject matter experts with a minimum of 5 years experience. Then there is one secondary medical board, which includes a registered medical practitioner appointed by district chief medical officer and two experienced subject matter experts. And after that, consent from the patient's nominated representatives have to be taken in an advance directive. Then the hospital must notify the local judicial magistrate about the decision to withhold or withdraw the life sustaining treatment. The procedure promotes shared decision making, and it involves the medical team and patient's family or surrogates to jointly agree on treatment decisions. Okay. So the next topic is Mudra loan. This topic is important for your economy section. So government has increased the loan limit under Mudra scheme from 10 lakh to 20 lakh, introducing a new Tarun Plus category to support emerging entrepreneurs. So what is Pradhan Mantri Mudra Yojana? It was launched in 2015 for providing loans up to 10 lakh to the non-corporate, non-farm, small micro enterprises. So it provides funding to the non-corporate small business sector with through various last mile financial institutions like banks, non-banking financial companies, and microfinance institutions. So any Indian citizen who has a business plan for a non-farm income generating activity like manufacturing, processing, trading, or service sector can apply for this loan. So what are the benefits available? The person or the borrower does not need to furnish any collateral to procure these loans. The loan is easily available to entrepreneurs who are trying to set up micro-sized enterprises anywhere in India. In case of defaulting the loan legally, the government bears the responsibility to repay that loan. Women entrepreneurs have added special concessional benefits to the loans offered under the Mudra scheme. Although one can choose to repay the loan in a shorter period, the time frame for of loan repayment can also be extended for a period of up to 7 years. So, what are the achievements under this scheme? 66.8 million loans were sanctioned under the Mudra Yojana, amounting to 5.4 trillion rupees. The NPAs of public sector banks in Mudra loans have decreased to 3.4% in financial year 2024, down from a high of 4.77% in 2020 to 2021. Okay. So the next topic is Pandemic Fund Project. This topic is important for your social issues. Central government will implement the G20 Pandemic Fund, which is aimed to enhance the country's animal health security. The Union government launched this $25 million of G20 Pandemic Fund to strengthen the animal health security and to curb the zoonotic diseases, which are basically those diseases which transmit from animals to humans, like COVID. So it's a collaborative effort with organizations including ADB, World Bank, and FAO, and will be fully utilized by 2026.
August. Okay, so this fund will enhance disease surveillance, build laboratory infrastructure, and promote cross-border cooperation. Additionally, this project will also focus on human capacity building, improving data management systems, and enhance disaster management framework for the livestock sector. Okay, so, what is G20 Pandemic Fund? It's a financial initiative established by G20 countries to enhance global preparedness and respond to medical health emergencies. The aim is to bolster healthcare systems worldwide to prevent, detect, and respond swiftly to pandemics. It also focuses on zoonotic diseases, which pose significant threats to human health. It also provides essential resources and support to vulnerable regions with weaker health infrastructure. The World Bank oversees this fund while it collaborates with organizations like the WHO, FAO, and regional development banks. And initially, it was launched with over $1.4 billion. This fund mobilizes grants and low interest loans for eligible countries. So, what are these zoonotic diseases? Basically, these are infections that get transmitted between animals and humans. So, it is not just limited to viruses, but also bacteria, parasites, and other fungi. So, what is Global Health Security Index? It's a comprehensive assessment and benchmarking tool which evaluates the preparedness and capabilities of a country to prevent, detect, and respond to global health threats. It was launched in 2019 by Nuclear Threat Initiative, and it provides a score ranging from 0 to 100 for each country, with higher scores indicating better preparedness. This index assesses countries based on six key categories like prevention, detection and reporting, rapid response, health system, compliance with international norms, and risk environment. Okay, so the next topic is Bhu-Aadhaar. This topic is important for your governance section. So according to the data available on the Rural Development Ministry's portal, around 30% of the rural land parcels in the country have been given a unique land parcel identification number, or Bhu-Aadhaar. So Bhu-Aadhaar is also known as Unique Land Parcel Identification Number, or ULPIN. It was launched in 2021 as part of Digital India Land Records Modernization Program. The aim is to streamline and bring uniformity to the process adopted by states in assigning unique identification numbers to land parcels. It is accorded to a land parcel which is based on the longitude and latitude coordinates of the land parcels. And under this initiative, 14 digital alphanumeric identities given to each land parcel. Okay, the same UL pin will be permanently attached to the plot of land. Even if the land is transferred, subdivided, or undergoes any change, the UL pin will remain the same for that geographic boundary. Okay, so what are the key objectives of UL pin or Bhu-Aadhaar? So the aim is to assign a unique ID to each plot of land for easy identification and retrieval of records. And so many other objectives are there. So the next topic is Center for Generative AI. This topic is important for your governance and your science and tech section. So recently, India AI and Meta have announced the establishment of Center for Generative AI at IIT Jodhpur. So it will identify and empower the next generation of AI innovators and entrepreneurs using open source AI and exploring the possibilities in large language models. The research under its aegis will be shared with students via AICTE, and it will conduct master training activation workshops for select colleges, data labs, and ITIs. It will help support in creation of student-led startups experimenting with open source LLMs, and by identifying the young developers. It aims to nurture 1 lakh youth developers and entrepreneurs in AI skills over next 3 years. The idea is to remain future ready in development of innovative indigenous AI solutions in areas like healthcare, education, agriculture, smart cities, smart mobility, etc. Meta has also committed to invest up to 750 lakh rupees over the period of 3 years for this mission. So the next topic is National Mission for Manuscripts. This topic is important for your art and culture section. Union Ministry of Culture is set to revive and relaunch the National Mission for Manuscripts, and it is mulling over the formation of an autonomous body to help preserve the ancient texts in India. Presently, NMM is part of the Indira Gandhi National Center for Arts, and the new body, which will be named likely as National Manuscripts Authority, will be an autonomous body under the Ministry of Culture. And NMM was established in 2003 under the Ministry of Tourism and Culture. The mandate was to document, conserve, and disseminate the knowledge preserved in our manuscripts. So, the NMM mission sought to unearth and preserve the vast manuscript wealth of India,
because India possesses an estimate of 10 million manuscripts, probably the largest collection in the world. 75% of the existing manuscripts in India are in Sanskrit, 25% are in regional languages, according to the NMM. The objectives include locating these manuscripts through a national level survey and post survey, document each and every manuscript, conserve those manuscripts, train the next generation of scholars in various aspects of manuscript studies, promote the access to manuscripts by digitizing the rarest and most endangered manuscripts, promote the access to manuscripts through the publication of critical editions. Okay, so what is a manuscript? So it is a handwritten composition on paper, bark, cloth, metal, palm leaf, or any other material dating back to at least 75 years and has some significant scientific, historical, or aesthetic value. So okay, so manuscripts are found in hundreds of different languages and scripts, and manuscripts have some knowledge content as well. Okay. So the next topic is Nemaline myopathy. This topic is important for your social issues. So Chief Justice of India during a national consultation on children's rights discussed about Nemaline myopathy, a genetic condition affecting his foster daughters. So Nemaline myopathy is a rare genetic muscle disorder which is characterized by the presence of thread-like structures within muscle fibers affecting mobility and functionality. So basically it's a rare congenital disorder which weakens the skeletal muscles, and this is a condition which is hereditary, stemming from genetic mutations that impact muscle proteins. It is found one in every 50,000 births, and this disorder can be very severe, ranging from mild cases with minimal impact on daily life to more severe forms, which can lead to substantial muscle weakness. Okay, muscle weakness in the face, neck, and trunk, along with difficulties in feeding, breathing, and sometimes deformities, can be seen. Currently, there is no cure for this disease. Okay. So the next topic is Kadar tribe. This topic is important for your social issues. So in a first, the Kadar tribe of Vazachal, Kerala, has taken on active restoration of natural forests degraded by invasive alien species. So what is Kadar tribe? They are indigenous community residing primarily in the southern parts of India. They are predominantly found in the forests of Kerala and Tamil Nadu. This tribe is classified as a particularly vulnerable tribal group by the government of India. They speak a Dravidian language known as Kadar or Kadars, and it is influenced by the Tamil or Malayalam. They are traditionally a nomadic group known for their hunter-gatherer lifestyle. They have a profound knowledge of this forest and its resources, relying on gathering honey, fruits, tubers, and medicinal plants for their sustenance. They are known for their traditional medicinal knowledge, particularly in the use of herbs and plants for healing. They have a symbiotic relationship with nature, and they believe in the coexistence of Kadar and Kadu, that is forest. The Kadar community follows a simple social structure, typically organized around the extended families. The population was estimated at approximately 2,000 individuals in the early 21st century. They also worship jungle spirits. Okay, they have their local forms of Hindu deities as well. So the next topic is Triton Island. This topic is important for your international relations and environment section both. So recent satellite imagery has revealed a significant military buildup on Triton Island, which is the closest landmass in the disputed Parcels archipelago to Vietnam. So it's a tiny island which is part of the Parcel Island chain located in the South China Sea. This Parcel Island is claimed by multiple countries, including China, Vietnam, and Taiwan, as part of their territorial waters. So Triton Island is uninhabited, but it plays a strategic role to its location in the South China Sea, and it is known for its rich fishing grounds and potential oil and gas reserves. What is South China Sea? It's an arm of the Western Pacific Ocean which borders the Southeast Asian mainland. It is bordered by China, Taiwan, Philippines, Malaysia, Indonesia, Brunei, and Vietnam. And South China Sea and East China Sea together form the China Sea. The two major archipelagos in this region of Parcel Island are Parcel Island, which is controlled by China, and the Spratly Island. Okay, weather in this sea is tropical, and it is largely controlled by the monsoons. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.